सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भारत। पिछले एक हफ्ते से देश राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर एक विशेष प्रकार की गर्मी से झुलस रहा है। कोरोना महामारी से तो वैसे ही देश तरह तरह कर रहा था, लेकिन इस कोरोना महामारी के काल में सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 3 किसान विरोधी बिल आनन फानन में गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास किए, जिसके वजह से देश में ये तनाव का माहौल है। किसान सड़क पर है, विपक्ष सड़क पर है। पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह किसान आंदोलन कर रहा है। आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। गैर लोकतांत्रिक तरीका की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जो बिल पारित किए गए वो राज्यसभा में जिस तरीके से पारित किए गए वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। सरकार की अपना ही सहयोगी दल अकाली दल के कोटे से जो उनकी मंत्री थी हरसिमरत कौर, वो इस्तीफा दे चुकी थी। अकाली दल विरोध में वोट देने की बात कह चुका था। बीजू जनता दल भी विरोध में वोट देने की बात कह चुका था, क्योंकि उसकी मांग जो थी कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजा है वो मानी नहीं जा रही थी। और इसी प्रकार से दक्षिण भारत की भी कुछ पार्टियां विरोध में वोट देने की बात कह रही थी। इससे सरकार को ये लग गया था कि राज्यसभा में उनका बिल गिर जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को सेलेक्ट कमेटी को इस बिल को भेज देना चाहिए था, इन बिलों को भेज देना चाहिए था और उन पर व्यापक चर्चा करवाई जानी चाहिए थी। विपक्षी पार्टियों से भी चर्चा होनी चाहिए थी। चूंकि किसान के संबंध में ये बिल है, इसलिए किसानों के संगठनों से भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करी और ध्वनि मत से, बिना वोट की मांग को स्वीकार किए, ध्वनि मत से इन बिलों को पास करवा दिया। पहले 2 बिल पास हुए, उसके बाद तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला था बिल, उसको भी 2 दिन बाद पास करा दिया, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष पूरी तरह से नदारद था। इसलिए सरकार की मंशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाले हैं, उनके कल्याण का मार्ग खोलने वाले हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि सरकार ने जिस तरीके से ये बिल पारित किए हैं, तो सरकार की मंशा कहीं किसानों के कल्याण की बात करते करते किसी और को फ़ायदा पहुंचाने की तो नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये पूंजीपतियों के दबाव में ये बिल लाए गए हैं। अब जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए इस देश की खेती, जिस पर इस देश का 80% आदमी निर्भर है, उस खेती को भी, उस कृषि को भी पूंजीपतियों के हवाले करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। ये जो बिल हैं उनको थोड़ा समझना होगा। पहला बिल जो मंडी से संबंधित है, जिसे कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक कहा गया, जिसमें कि कहा गया कि किसानों को अब सरकारी मंडियों के बाहर भी जाकर अपनी उपज को, अपना उत्पादन को बेचने की सुविधा होगी। दूसरा बिल मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित ये बिल है, जिसमें कहा गया है कि किसान से व्यापारी जब अपनी फसल बोने के लिए, अपनी शर्तों के अनुसार फसल बोने के लिए उनसे समझौता करेगा, तो समझौता करते समय ही मूल्य निश्चित हो जाएगा कि फसल कटने के बाद किस मूल्य पर व्यापारी उससे फसल खरीदेगा, और बोते समय भी कुछ कीमत उनको किसान को व्यापारी देगा। तीसरा बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला है, जिसमें कि जो किसानों को अपनी उपज स्टोर करने की, भंडारण करने की परमिशन दी गई है। अब तक आवश्यक वस्तुओं में आने के कारण अनाज, दलहन
या आलू जैसी फसलें, ये सारी फसलें जो है उनकी भंडारण करने की परमिशन नहीं थी। कुछ सीमा तक लोग रख सकते थे, लेकिन उसके बाद अगर भंडारण करते हैं, जमाखोरी करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अब वो सीमा हटा दी गई है। साथियों, जहाँ तक ये पहला बिल है जो कि मंडी से संबंधित है, ये कहना एकदम गलत है कि जो वर्तमान कानून है उसमें किसान मंडी से बाहर अपना अनाज, अपना उत्पादन बेच नहीं सकता था। अभी भी जो वर्तमान कानून है उनमें भी किसान को पूरी छूट है कि वह मंडी में बेचे या सरकार के जो खरीद केंद्र हैं, एफसीआई जैसे केंद्र हैं, उन पर बेचे, या अपने प्रदेश से भी बाहर जाकर अगर वो चाहे तो बेच सकता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर वो चाहे तो गुजरात में जाकर बेच सकता है, तमिलनाडु में बेच सकता है, बम्बई में बेच सकता है, महाराष्ट्र में बेच सकता है, मध्य प्रदेश में बेच सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रता का उपभोग इसलिए ही नहीं करता था क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वह अपने अनाज को लेकर दूसरे प्रदेश में जाता है, किसी दूर स्थित मंडी में जाता है, हो सकता है उस समय उसे लगे वहाँ पर मूल्य अच्छा है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मूल्य उसका गिर गया, उसे अपनी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है, तब उसे किसी वेयर हाउस में उसको स्टोर करना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ दिन स्टोर करने के बाद उसे जब कीमत अच्छी ना मिले तो उसे सस्ते दामों में बेचना पड़े, और जो उसमें ट्रांसपोर्टर का खर्चा अलग होगा। ऐसे में वो किसान कम कीमत ही सही अपने आसपास की, अपने प्रदेश की, अपने ज़िले के आसपास की मंडी में ही या अपने व्यापारियों को ही बेचना उचित समझता है। इसलिए ये सरकार का दावा एकदम गलत है कि अब किसान मंडी से बाहर भी जाकर उसे छूट मिल गई है। ये छूट तो पहले से ही थी। जहाँ तक मंडी का सवाल है, किसान कह रहे, गवर्नमेंट कह रही है कि मंडी ऐसी ही बनी रहेंगी और बनी रहेंगी, किसान चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है, और एमएसपी भी बनी रहेगी, और वो एमएसपी पर भी जो है सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकता है। सरकार कहती है कि मंडियों में जो बिचौलिए हैं, जिनको कि आड़तिया कहा जाता है, उनके चंगुल से या उनके शोषण से मुक्त कराने के लिए ये प्राइवेट मंडियों की सुविधा दी गई है। पहली बात तो ये कि जब प्राइवेट मंडी खुलेंगी, जिसको कि बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर खोलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े व्यापारी खुद फसल खरीदने आएंगे। वहाँ पर भी एजेंट होंगे, उनके भी उनका नाम भले ही कुछ हो, लेकिन वो एक तरीके के मंडियों के आड़तिया जैसे ही होंगे। तो बिचौलियों काम तो वहाँ भी होगा। अगर शोषण यहाँ पर हो रहा है, सरकारी मंडियों में हो रहा है, तो प्राइवेट मंडियों में भी शोषण होगा। दूसरी बात ये कि सरकारी मंडियों में अगर जो आड़तियाँ हैं, जो बिचौलियाँ हैं, वो तब भी सरकार से लाइसेंस प्राप्त होते हैं। यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है सरकार से, सरकार के अधिकारियों से। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जो मंडी होंगी, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, वो किसान से फसल खरीदने का अधिकारी होगा, और उनके अगर वो वहाँ कोई गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जब ये कहना एकदम गलत है कि यहाँ पर आड़तिया होंगे, वहाँ पर आड़तिया नहीं होंगे, वहाँ बिचौलिए नहीं होंगे। बिचौलिए दोनों जगह होंगे। दूसरी बात ये कि किसानों का जो आड़ती होते हैं, उनके अपने क्षेत्र के होते हैं, उनसे उनके रोज के संबंध बन जाते हैं। वो अगर गलत करते हैं तो सरकार से वो उनकी शिकायत भी कर सकते हैं, और रोज के संबंध होने के नाते वो अक्सर उनको लाभ मिले, फसल का उचित मूल्य मिले, इसका अक्सर वो ध्यान भी रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसान से की फसल को कम कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे संबंध जिन किसानों को जाते हैं तो वो उनका ध्यान भी रखते हैं।
दूसरी बात, अगर वहाँ पर आड़तियों में ऐसी कोई समस्या है तो सरकार को उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रावधान नए बनाने चाहिए, ना कि ये कि प्राइवेट सेक्टर की मंडियों का वहाँ पर उनके समानांतर नई मंडी बनाने की परमिशन देना चाहिए। जब सरकारी मंडियों के साथ प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेंगी तो निश्चित मानिए कि कुछ दिनों बाद सरकारी मंडी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि BSNL और MTNL के सिम कार्ड हम यूज करते थे, लेकिन जब जियो और एयरटेल ने अपना जाल फैलाया तो धीमे धीमे BSNL और MTNL गायब हो गए या आज ICU में पड़े हुए अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे हैं। जिस प्रकार एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस का अस्तित्व लगभग समाप्त सा कर दिया प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस ने, उसी प्रकार का हाल इन मंडियों का होगा। ये धीमे धीमे अपने आप खत्म हो जाएंगी जब उनके समानांतर अच्छी सुविधाओं से युक्त प्राइवेट सेक्टर की मंडी होंगी। तो इसलिए जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर की मंडी अकेले होंगी और सरकारी मंडी समाप्त हो जाएंगी, तो आप सोचिए उस समय किसान के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि किसान के पास और कोई चारा नहीं होगा, वो इन प्राइवेट मंडियों में ही अपने अनाज को बेचे और कहीं पर वो नहीं जा पाएगा। जहां तक MSP का सवाल है, तो MSP जिसको कि हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, इसकी घोषणा सरकार इसलिए करती है कि जिससे कि सरकारी खरीद केंद्रों पर कम से कम सरकारी खरीद केंद्रों पर इस मूल्य पर MSP पर किसान अपना अनाज बेच सके। और मंडियों में तो अक्सर MSP से ऊपर ही मिल जाता है। MSP तो उनका न्यूनतम मूल्य रहता ही है, वहाँ पर उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। और जो सरकारी खरीद केंद्र हैं FCI जैसे, वहाँ पर MSP पर किसान अपना उत्पादन बेचता है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही सिर्फ 6% अनाज या किसान का उत्पादन पिछले कई सालों से MSP के ऊपर बिक रहा है। नॉर्मली MSP पर 94% अनाज MSP पर नहीं बिकता है, वो MSP से बाहर जाके बिकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। अक्सर सरकारी खरीद केंद्रों पे FCI वगैरह में भंडारण की कमी का बहाना बना दिया जाता है और किसान को वहाँ से लौटना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उत्पादन की, उपज की गुणवत्ता, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कमियां निकाल दी जाती हैं कि किसान वहाँ पर धक्के खाने से अच्छा सस्ते दामों में बाहर अपना अनाज बेच देता है। एक उदाहरण है बिहार का, जहाँ पर मंडी भी नहीं है। 2006 में मंडी समाप्त कर दी गई थी और वहाँ पर MSP होते हुए भी पिछले सालों में अनाज आधे दामों पे, MSP के भी आधे दामों में किसान को मजबूर होना पड़ा अपना अनाज बेचने के लिए। गेहूं जब 1800 रुपया प्रति कुंटल पर मध्य प्रदेश में MSP पे बिक रहा था, उस समय बिहार में 800, 850 से लेकर 900 रुपये तक की दर से किसान को वहाँ पर अनाज बेचना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि MSP होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। और अब तो MSP सिर्फ सरकारी केंद्रों तक ही रहेगी और सरकारी केंद्र धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे। जब प्राइवेट सेक्टर की मंडियां होंगी तो वो FCI जैसे गोदामों पर भी अपना कब्जा कर लेंगे, वहाँ भी अपना माल भरने लगेंगे और उनकी मिली भगत से MSP नाम के लिए रह जाएगी। सरकारी केंद्रों पर कोई भी MSP को खरीदने वाला नहीं होगा और अनाज जो मंडियाँ हैं, सरकारी मंडियाँ, वो तो वैसे भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अगर MSP सरकार बार बार घोषणा करे कि MSP समाप्त नहीं की जाएगी, तो सरकार ये घोषणा करे कि चाहे सरकारी मंडी हो, चाहे प्राइवेट मंडी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, जो भी किसान से उपज खरीदेगा वह MSP पर ही खरीदेगा। MSP से कम मूल्य वो नहीं देगा। अगर MSP से कम मूल्य वो देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जो दूसरा बिल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है, जिसमें कि ये कहा गया कि मूल्य का आश्वासन व्यापारी पहले से ही देगा। जब बुआई होगी उसी समय एक समझौता होगा किसान से व्यापारी का, और व्यापारी बताएगा मुझे ये फसल चाहिए, और वो किसान उस फसल को बोएगा, उसी समय उससे जो है कीमत निश्चित हो जाएगी।
कुछ हिस्सा बोने से पहले ही किसान को मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये बात सुनने में कि किसान को बोते समय ही कुछ पैसा मिल जाएगा और उसे पहले से मालूम होगा कि जब फसल कटने के बाद वो व्यापारी को बेचने जाएगा तो उसे क्या कीमत मिलेगी। लेकिन यहाँ भी एक झोल है। यदि वो फसल कटने से पहले किसी वजह से बर्बाद हो गई, प्राकृतिक कारणों से बारिश हो गई, ओला पड़ गए, तो जो फसल का जो हिस्सा बर्बाद हो गया उसकी कीमत कौन देगा, उसका खामियाजा कौन भरेगा, इस बात का कोई प्रावधान, कोई जिक्र इन बिल में नहीं है। मान लीजिए किसी किसान से व्यापारी का समझौता हुआ कि 1000 टन उसे अनाज उसके खेतों से या उसके जो भी उसके साथ उसके ग्रुप में किसान हैं उन सबके ग्रुप से 1000 टन चाहिए। अनाज बर्बाद हो जाता है बारिश की वजह से और 500 टन ही अनाज पैदा होता है, तो निश्चित रूप से व्यापारी सिर्फ 500 टन का ही की कीमत अदा करेगा, वो 1000 टन की नहीं करेगा। 500 टन गया, जो बर्बाद हुआ तो वो तो गया। दूसरी बात, यदि व्यापारी को उस समय ये लगता है कि अब मुझे 500 टन की भी जरूरत नहीं है, 200 टन की जरूरत है या बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो वो किसान से ये कह सकता है कि अब मुझे आपका अनाज नहीं चाहिए, आपको जो पैसा एडवांस दिया वो अपने पास रख लीजिए और इस अनाज को ले जाइए कहीं और बेचिए। तब भी किसान को उस व्यापारी के खिलाफ कोई कदम उठाने का कोई प्रावधान इसमें नहीं जिसमें वो व्यापारी को मजबूर कर सके कि वो किसान को जो समझौते के अनुसार पूरी उसकी फसल खरीदे और उसका मूल्य अदा करे। किसान व्यापारी जब खरीदेगा तभी मूल्य अदा करेगा, यदि वो नहीं खरीदता है, किसी वजह से मना कर देता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे समस्या पर यदि किसान को अदालत में जाना हो तो अदालत में नहीं जा सकता है। किसान और व्यापारी के बीच में कोई भी विवाद हो उसका निपटारा करने का प्रावधान जो रखा गया उसका अधिकार डिप्टी कलेक्टर को दिया गया है, अर्थात जिला कचहरी को दिया गया है। कलेक्टर के अधीन जो अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम वगैरह, उनको दिया गया है। अब आप सोचिए, वर्तमान समय में जब छोटी छोटी समस्याओं पर किसान एसडीएम के यहाँ जाता है, कलेक्टर जाता है, तब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है जब तक वो किसी एमपी एमएलए का कोई लेटर लेकर ना जाए, उनसे फ़ोन ना करवाए। और जब परेशान हो जाता है, उसके बाद पैसा होता है, तब वो अदालत में जाता है। और यहाँ तो अदालत में जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब अगर सीधा जाना चाहे तो वो अदालत में जा ही नहीं सकता, उसे डिप्टी कलेक्टर के यहाँ ही जाना होगा। और जब उसका विरोधी प्रतिद्वंदी जो एक बड़ा व्यापारी होगा, अडानी होगा, अंबानी होगा, या उसी तरीके का कोई बहुत ही बड़ा रसूखदार व्यापारी होगा, तो आप सोचिए कि उनके खिलाफ वो कलेक्टर की अदालत में, कलेक्टर के ऑफिस में, डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस में, तहसीलदार के यहाँ किस प्रकार से अपनी बात को रख पाएगा, अपनी बात वो कैसे वहाँ पर उनके साथ उनसे बात करके न्याय हासिल कर पाएगा। ये बहुत ही मुश्किल है और हास्यास्पद है, और इसीलिए किसान आंदोलित है। किसान को मालूम है कि इन अधिकारियों के यहाँ जाकर उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। वहाँ से न्याय की प्रक्रिया का तराजू हमेशा जो है उसका पलड़ा व्यापारी के फेवर में ही झुका रहेगा, और इस प्रकार से वो व्यापारी के रहमो करम पर ही किसान अपनी जिंदगी जिएगा। इसी प्रकार से जो तीसरा बिल है जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम से गेहूं और धान इत्यादि जैसे अनाज को या दलहन को या आलू जैसी फसल को बाहर किया गया है, और कहा गया किसान अब उनका भंडारण कर सकता है और अच्छा दाम आने पर मार्केट में से बेच सकता है। सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस देश का 70% किसान गरीब हो, वो हमेशा इस बात के इंतज़ार में रहता हो कि कैसे उसकी फसल कटे और उसे मंडी में जाके बेचे, जिससे कि उसको कुछ पैसा मिले और अपने परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके? क्या वह भंडारण करने की सोच सकता है? पहली बात तो उसके घर में जगह नहीं होती कि वो बड़ी सीमा में अनाज का भंडारण कर सके, और अगर करने की जगह भी होगी तब भी उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे भंडारण करने की परमिशन नहीं देगी। जो भंडारण करेगा कौन? सरकार की इस छूट का फ़ायदा व्यापारी उठाएगा, वह जमाखोरी करेगा,
वह किसान के उत्पादन की को अपने का भंडारण करेगा और जमाखोरी करेगा, और उसका नुकसान आम उपभोक्ता को भी होगा और किसान को भी होगा। आम उपभोक्ता को इस तरीके से होगा कि जब अनाज में वो उस उत्पादन की कमी ला देगा, व्यापारी अपने जमाखोरी करेगा, और जब उस उत्पादन की अनाज में कमी होगी और भाव बढ़ जाएगा, तब वह अपने स्टोर से उस अनाज को, उस उत्पादन को बाजार में लाएगा, अच्छे दामों पर, ऊंचे दामों पर लाएगा। उसका फायदा व्यापारी को होगा और आम उपभोक्ता को नुकसान होगा। इसी प्रकार जब वो किसान से अपनी फसल खरीदने वाला होगा, उसकी फसल खरीदने वाला होगा, तब वो उसको कहेगा कि अभी मुझे तुम्हारी फसल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्टोर में बहुत ऑलरेडी पहले से ये फसल रखी है, ये उपज रखी हुई है। और जब किसान अपना दाम, अपनी फसल का दाम कम करेगा या उसके मन माफिक करेगा, मोल भाव करेगा, तब उसे कम कीमत पर अनाज को, अपनी फसल को बेचना पड़ेगा व्यापारी को। अर्थात किसान वहाँ भी व्यापारी की भंडार जमाखोरी के कारण अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों बिल किसान विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने किसान के बहुत हित में काम किया हो। आप सोचिए कि 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तो 35 करोड़ जनसंख्या थी और 30 करोड़ उसमें से किसान कहे जाते थे, कृषि पर जीवन जीने वाले कहे जाते थे। आज 125 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और 80% आबादी कृषि पर आधारित कही जाती है। अर्थात लगभग 100 करोड़ के आसपास आबादी आज भी कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। और आप इस प्रकार सोच सकते हैं कि जब 1950 में जब उनकी जनसंख्या 30 करोड़ थी और ज़मीन उनके पास जो थी वो आज उससे कम हो गई है, जनसंख्या उससे जो है 3 गुना से ज़्यादा हो गई है, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उनकी आमदनी क्या रही होगी? क्योंकि उपज तो बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अगर जनसंख्या 3 गुनी हो गई है या 4 गुनी हो गई है तो उपज भी 4 गुनी हो गई हो, 5 गुनी हो गई हो। तो किसान की आमदनी घटी है दूसरे सेक्टर के मुकाबले, लेकिन और उस पर किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ध्यान नहीं दिया। सभी लोग पूंजीपतियों के समर्थन में ही नीतियां बनाते रहे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो तो पूरी तरीके से इस देश को पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी हुई है। तमाम प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र के निगमों को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया बेची जा रही है, रेलवे बेचा जा रहा है, ONGC, इंडियन ऑयल जैसे तमाम उपक्रम जो कि फायदे में हैं वो तक बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो रही सही कसर रह गई, जो कि देश का किसान है, जो कृषि है, उस कृषि को भी सब प्राइवेट सेक्टर में बेचने की पूरी तरह तैयारी की जा रही है। किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब आप सोचिए, अगर किसान कमज़ोर हो गया तो देश की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी कि नहीं होगी। दूसरे, ये सारे बिलों में हो सकता है जो बड़े किसान हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो छोटी जोत वाले हैं, जिनके पास 2 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा से भी कम ज़मीन है, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी पहले से ही मजदूरी का काम करते हैं। वो अपने खेत से 20% कमाई करते हैं और बाकी 80% कमाई दूसरे के खेतों में काम करके करते हैं। वो तो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और ऐसे लोगों की अब संख्या बढ़ेगी, खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी यदि ये बिल जो है अस्तित्व में आ गए। तो साथियों, ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है। ये मामला बहुत ही गंभीर इसलिए है कि इसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं। जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप सोचिए कि इन किसानों में कौन है। अगर इन किसानों में भी जो इससे प्रभावित होने वाले किसान हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो अब बड़ी संख्या में किसान इसमें SC OBC के ही होंगे, जो कि जिनकी दशा ऑलरेडी पहले से ख़राब है और वो आज आने वाले दिनों में और उनकी दशा ख़राब होने वाली है। निश्चित रूप से किसान सवर्ण समाज के भी होते हैं, सभी जाति के होते हैं,
लेकिन ये बिल सबकी दशा खराब करने वाला है, जो भी कृषि के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इन बिलों का हर तरीके से विरोध करिए और किसान के आंदोलन में किसानों के साथ उनको नैतिक समर्थन दीजिए। उनके कंधे से कंधा मिलाकर अगर सड़क पर उतरना पड़े तो सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये देश की रीढ़ की हड्डी का सवाल है। देश की रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखना है तो किसानों को मजबूत करना होगा, और उनके हितों के विपरीत जो बिल आए हैं उनको विरोध इतना करना होगा कि सरकार उन बिलों को वापस लेने को मजबूर हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भारत।